नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीएस का मॉडल पेपर 5 देखेंगे। यहां पर हम सभी 38 प्रश्नों को व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे। तो आइए साथियों, हम अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? यानी कि उसे विरूपण यानी कि डिस्टोरेशन मीटर, एमीटर, एनीमोमीटर और माइक्रोवेव पावर मीटर। तो आप सभी मित्र जो है इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और साथियों, यहाँ पर मैं आपसे पूरे 38 प्रश्न करवाऊंगा और यहाँ पर मैं 38 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। तो आप सभी दोस्त जो है अपने आप का भी एक सेल्फ टेस्ट लेंगे कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितने उत्तर सही हो रहे हैं। और आप सभी दोस्त नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप जो है 38 प्रश्न में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो साथियों, आइए इस तरह से आपका जो है रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि उसको एमीटर कहा जाता है। यानी कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, तो दोस्तों उसे एमीटर कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिग जैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? विसरण, परासरण, ब्राउनी गति और संपीड्यता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि उसको जो है ब्राउनी गति कहा जाता है। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्राउनी गति कहते हैं। और ये कण तरल के तीव्रगामी कणों से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिग जैग मोशन करते हैं। हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? यानी कि आपको बताना है कि एक जो बंदरगाह है प्राचीन समय में उसका नाम मुजीरिस था और वह किस भारतीय राज्य में स्थित था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि वह जो है केरल राज्य में अवस्थित था। मुजीरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह था। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपका और बनता है कि मालाबार तट जो है वह केरल राज्य में स्थित है, यानी कि केरल का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसको मालाबार तट कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 हम देखेंगे दोस्तों कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आपको उस शहर यानी उस स्थान का नाम बताना है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का हम पूरा जो है व्याख्या भी देख लेते हैं कि सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो विकल्प बी, यानी कि पाटलिपुत्र में। और 251 जो है बीसी और किसके शासनकाल में दोस्तों? सम्राट अशोक के। और जिसकी अध्यक्षता यानी कि उस जो समिति जो सभा हुई थी जो बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? वह जो है मोगलीपुत्तिस थे। कौन? मोगलीपुत्तिस। तो आप जो है याद रखेंगे कि शहर पाटलिपुत्र, राजा अशोक, 251 बीसी और उसके दो अध्यक्ष थे वह मोगलीपुत्तिस थे। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम यहाँ पर कि ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक जो है वह आया था? शाहजहाँ, जहांगीर, हुमायूं और अकबर। तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि कौन? हुमायूं जो है इनके साथ आया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल से होती है। हुमायूं ने फारस के शासक के यहाँ शरण के दौरान 2 फारसी यानी कि ईरानी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की और ये चित्रकार मीर सैयद अली तबरीजी और अब्दुस समद थे और उन्हीं के साथ वह भारत आया था। यानी कि जब हुमायूं जो है निर्वासित जीवन जी रहा था तो जब वह भारत लौटा तो उसके साथ 2 कलाकार थे, एक का नाम मीर सैयद अली और दूसरा अब्दुस समद था। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा कौन सी धातु शामिल है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प डी होगा दोस्तों, यानी कि सोने के अलावा उसमें जो है तांबे का भी मिक्सचर होता है। गुलाब सोने और तांबे का मिश्र धातु है और जिसका उपयोग जो है आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 7 हम देखेंगे कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन का, नायलॉन 6 का, बेकेलाइट का और केवलर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि नायलॉन 6 का बहुलीकरण किया जाता है। किसका? नायलॉन 6 का।
प्रश्न नंबर 8वां हम देखेंगे दोस्तों कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी एक पतली परत के साथ आवरण करना है। यानी कि गैल्वेनाइजेशन में हम जो इस्पात होता है उसके ऊपर किसकी पतली जो है परत चढ़ाते हैं, क्रोमियम का, जस्ता का, एल्यूमिनियम का और निकिल का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी यानी कि जिंक यानी कि जस्ता का पतली परत जो है हम इस्पात के ऊपर चढ़ाते हैं और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण न्यायाधिकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का जो है यह गठन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का जो है वह स्थापना किया गया था। यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। तो आप यह ध्यान रखेंगे कब, 18 अक्टूबर 2010, NGT, ठीक है, 2010 यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो है वह गठन किया गया था और इससे पर्यावरण संरक्षण, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को जुड़ रहे हैं, तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन होता है आप उसको भी पोस्ट कर दें, तो जिससे कोई भी वीडियो अगर डाला जाएगा तो वह जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपको यह प्रश्न कैसे लग रहे हैं और आप जो भी वीडियो में कमी हो आप उसको कमेंट कीजिएगा और आप अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यूपी पुलिस की तैयारी आप खास करके कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यूपी SSC या यूपी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, तो आप इसे सीरियसली जो है देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ कि हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया था। यानी कि हमको यह बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1526 में, 1576 में, 1605 में और 1660 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, वह जो है 1576 में लड़ा गया था। अब आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में हम किसी भी प्रश्न को उसकी व्याख्या जरूर देखते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था। तो आप एग्जैक्ट डेट भी याद रखेंगे दोस्तों, 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और इस युद्ध में अकबर का जो सेनापति था वह कौन था, मान सिंह था। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। आधुनिक इतिहास का प्रश्न है, काफ़ी प्यारा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी उत्तर देंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में, और यह कहाँ किया गया था, यानी कि उस जगह का नाम बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ था और जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था और जिसके कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन निरर्थक साबित हुआ। यानी कि उस समय जो देश का बड़े लेवल पर प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रही थी और कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वह निरर्थक ही साबित हुआ था। प्रश्न नंबर 12 हम देखेंगे दोस्तों कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तत्वबोधिनी सभा, आप दोस्तों जो है एक बार उत्तर अपने मन में सोचेंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ ने, रविंद्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों आप जो है एक बार इस प्रश्न का गेस करिए क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प है, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी और इसके साथ ही इन्होंने एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का भी प्रकाशन शुरू किया था। यानी कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और तत्वबोधिनी नाम से एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया गया था, किसके द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे दोस्तों कि प्राचीन गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी। भास्कराचार्य के, महावीराचार्य के, आर्यभट्ट के और ब्रह्मगुप्त के। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि प्रसिद्ध गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह की जो है रचना, यानी कि इसके लेखक कौन है, महावीराचार्य। 9वीं सदी के महान गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा, जिसमें उन्होंने लघुत्तम समापवर्तक निकालने के प्रचलित तरीके का वर्णन किया है।
प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। मृदा, जल, धूप, मृदा और वायु। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्राप्त करने की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है, यानी कि मृदा जल के द्वारा हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे मृदा द्वारा अवशोषित जल से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ों के मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संचालित करते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिज्म भी कहा जाता है। यानी कि फास्फोरस विषाक्तता, संख्या यानी कि आर्सेनिक, प्लूटोनियम और सीसा। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, प्लम्बिज्म भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि सीसा विषाक्तता यानी कि लेड पॉइजन। मानव एवं अन्य कशेरुकाओं में सीसा यानी कि लेड की उच्च मात्रा बढ़ने पर जो समस्याएं होती है उसे सीसा विषाक्तता यानी कि लेड पॉइजनिंग या प्लम्बिज्म भी कहते हैं, और इसके लक्षणों का विकास देर से होता है। और निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, यानी कि नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न, हम प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, वनोन्मूलन, अविकसित देशों को कम सेवाएं और औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि जो है जब हम औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास करेंगे तभी जो है हम आगे यानी कि दीर्घकालिक विकास और हमारा जो समय है यानी कि विश्व को बदलने के लिए अग्रणी तभी सिद्ध हो सकता है। यानी कि औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास हमारे दीर्घकालिक विकास को परिवर्तित करने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 18 हम देखेंगे कि यह जो है साइन दिया है यह किसका चिन्ह है। तो आप सभी जानते हैं कि यह विकल्प सी यानी यह भारतीय रुपये का चिन्ह है, और भारतीय रुपये का यह प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह है, और यह डिजाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था। यानी कि यह जो चिन्ह है वह 2010 से सार्वजनिक किया गया था, 15 जुलाई 2010 से। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप के में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उसको जो है रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जा रही हो उसे रोपण कृषि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि श्रीलंका को पहले जो है सिलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका, जिसका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित द्वीपीय देश है, और श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे दोस्तों कि विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। टैगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित क्षेत्र और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि उनको जो है टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं तथा वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा जो है नगण्य होती है तथा पूरे वर्ष तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और इन ठंडे यानी कि शीत मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 हम देखेंगे कि नीलगिरी पर्वत के उदाहरण है, यानी कि नीलगिरी पर्वत कैसे पर्वतों का उदाहरण है। संचित पर्वत, प्रखंड पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और मोड़दार पर्वत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि नीलगिरी पर्वत जो है वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है, और यह ध्यान देने वाली बात है कि 3 राज्यों यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे दोस्तों कि यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ पर होता है। कुरुसेला में, इलाहाबाद में, आलमपुर में और हमीरपुर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि यमुना से बेतवा नदी जो है वह हमीरपुर में मिलती है। यमुना और बेतवा नदी का संगम हमीरपुर में होता है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो विंध्य श्रेणी से निकलती है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि जो चकमा शरणार्थी हैं वह बांग्लादेश से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 25 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। व्यास सम्मान, इकबाल सम्मान, कालिदास सम्मान और कबीर सम्मान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि संगीत के लिए जो है वह कालिदास सम्मान दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो आप यह भी ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 26 दोस्तों हम देखेंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि 22 मार्च। अब विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2023 में विश्व जल दिवस की थीम एक्सीलरेटिंग चेंज थी। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। तो नजरुल गीति, गीतांजलि, राजतरंगिणी और मधुशाला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि मधुशाला का उनका जो है एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और इसी के लिए हरिवंश राय जी काफ़ी फेमस हैं। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति जो है वह मधुशाला है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि 24 जनवरी 1950 को। आइए व्याख्या देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार तथा भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है और राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। सूफी कवि आमिर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि एटा में हुआ था। सूफी कवि आमिर खुसरो का जन्म 1253, याद रखेंगे दोस्तों 1253 में, और उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम, वर्तमान में कासगंज, और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। यानी कि अब एटा की जगह जो है प्रश्न में वह पटियाली ग्राम या कासगंज लिखा आता है। 32 उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि पलाश, जिसको हम टेसू भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक सिल्क नहीं है। कंथा टांके, जरदोजी, चिकनकारी और संगमरमर जड़ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि कांथा टांके। कांथा टांके या कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बरेली में, प्रयागराज में, नोएडा में और मेरठ में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, जबकि इसका जो नया मुख्यालय है दोस्तों अब वह प्रयागराज में न होकर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि नेपाल एकमात्र देश है जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सिंधु दुर्ग में। दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कंचन देवी को। और दिसंबर 2023 में किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि इंडिया यानी कि भारत में।
तो आप सभी दोस्तों ने देखा, यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉडल पेपर 5 सॉल्व किया, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित देखा। तो आप सभी दोस्त जिन्होंने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो भी पुराने साथी हैं वह वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और नए साथी जो है वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।